हेलो एवरीवन, कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्क्स क्लासेज में स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10वीं के जो हमारा कक्षा 10वीं के बिहार बोर्ड का जो हमारा केमिस्ट्री का बुक है, उसको हम लोग रसायन विज्ञान के बुक को लेकर आए हैं। जिसमें हम लोग आज डे 1 है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर हमारा 6, जो हमारा अध्याय 6 है। इस चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, आज कवर करेंगे। और ये जो चैप्टर है, यह एग्जाम के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये इस चैप्टर से बहुत सारे जो हमारा बोर्ड परीक्षा आगामी जो आने वाले बोर्ड परीक्षा है, उन बोर्ड परीक्षा में या फिर विगत वर्षों में जो हमारा एग्जाम होता है हुआ है, उनमें बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है। इससे पहले आप यदि हमारे ये जो चैनल है मार्क्स क्लासेस, इस पर आप यदि नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह आपको सारे सब्जेक्ट का आपको वीडियो इस चैनल को अपलोड है, तो आप उसको कंटिन्यू क्लास को कर लीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा चैप्टर है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संसाधन क्या होता है, उसके बाद ही ना उसका हम लोग प्रबंधन करेंगे। पहले तो हमारा मेन टॉपिक है संसाधन। किसको कहेंगे संसाधन, संसाधन होता क्या है, ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, अगर नहीं होगा तो क्या होगा। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज कवर कर चुके हैं। उसके बाद तो हम लोग उसका रख रखाव करेंगे, बचाव कैसे करना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले पूछ रहा है कि संसाधन क्या है, व्हाट इज रिसोर्सेस। आपसे सवाल पूछेगा कि संसाधन क्या है, 2 नंबर में हो या फिर इससे ऑब्जेक्टिव जो बनता है उनसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि संसाधन होता क्या है, या उसका पहले डेफिनेशन हम जानते हैं, परिभाषा। कह रहा है कि पर्यावरण में उपलब्ध हर वस्तु जो मानव आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है तथा जिसे बनाने के लिए प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, उसे संसाधन यानी रिसोर्सेस कहा जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये पर्यावरण है, इस पर्यावरण में वे सभी वस्तु जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, अर्थात मनुष्य उन वस्तुओं का इस्तेमाल करके अपना दैनिक कार्य को संपन्न करते हैं, दैनिक क्रियाकलाप को संपन्न करते हैं। इस प्रकार का जो हमारा वस्तु होते हैं वह संसाधन कहलाता है। और जिसे बनाने के लिए हमारा जो टेक्नोलॉजी है उपलब्ध है, वे सभी वस्तु हमारा क्या कहलाता है, संसाधन। अब तो इस बात से यह स्पष्ट होता है कि हमारा जो पर्यावरण है उसमें बहुत सारे वस्तु हैं। अगर वह हमारे उपयोग में आया तो वह संसाधन है, हमारे उपयोग में नहीं आया तो वह संसाधन नहीं है। लेकिन अगर नहीं है तो उसका अगर उपयोग कर रहा है तो वह संसाधन के श्रेणी में आएगा। तो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, यानी मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए जिन सभी वस्तु का इस्तेमाल करता है, वे सभी वस्तु हमारा क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जिसे उपयोगिता कह रहा है कि कोई भी वस्तु केवल तब तक संसाधन बनती है जब उसकी कोई ना कोई उपयोगिता या प्रयोज्यता होती है। कहने का मतलब हमारे पर्यावरण में, हमारे पृथ्वी पर सभी वस्तु उपलब्ध है और वह तब तक संसाधन नहीं बनता है जब तक उसका मानव इस्तेमाल नहीं करता है। अगर उसका इस्तेमाल कर लिया अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, किसी काम करने के लिए, तो वह संसाधन की श्रेणी में आया, और वह पूरा नहीं करता तो संसाधन की श्रेणी में नहीं आता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू जो जल है, इस जल का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, पीने के लिए, साथ ही सिंचाई करने के लिए। इससे संबंधित और सारा बहुत जो दैनिक कार्यकलाप है, पशुओं के संबंधित, एग्रीकल्चर में, पोल्ट्री फार्म में, औद्योगिक में, इन सभी क्षेत्रों में हम लोग जल का इस्तेमाल करते हैं। तो जल का पहले हमारा पृथ्वी पर मौजूद है, अगर इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हमारा जल संसाधन नहीं है। दूसरा जो हवा है, हवा को इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, श्वास लेने के लिए। हमारे वायुमंडल में भी हवा है, तो इस हवा का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा श्वास लेने के लिए, हम लोग रेस्पिरेशन करने के लिए, श्वास के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, तो हम जो उसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो हवा है हमारा क्या बन गया, संसाधन बन गया। मिट्टी है, मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं कृषि कार्य के लिए, उस पर फसल उपजाते हैं।
तो ये मिट्टी है, पहले से इस्तेमाल नहीं करे तो संसाधन नहीं है, यदि हम उसका इस्तेमाल कर ले तो वो हमारा क्या हो गया, संसाधन। यहाँ आपको समझ में आ गया, कोई भी वस्तु संसाधन होते नहीं, संसाधन बनाए जाते हैं, इस बात से स्पष्ट होती है। अगला करें, इसका जो मूल्य है, इसका वैल्यू क्या है, कि उपयोगिता ही किसी वस्तु का मूल्य वैल्यू प्रदान करती है। मूल्य आर्थिक, इकोनॉमिक, सौंदर्य पूर्वक हो सकता है। मतलब कोई भी वस्तु, उपयोगिता ही उस वस्तु का मूल्य तय करता है। अगर हमारा डिमांड ज्यादा है तो उस वस्तु का मूल्य हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है। वही अगर उसका हमारा डिमांड कम है तो उस वस्तु का मूल्य हमारा क्या होता है, कम जाता है। सब एग्जाम्पल के थ्रू हम जानते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा मार्केट में हमारा क्या है, 20 केजी हमारा क्या है, आम है, और 20 केजी आम है। अब लोग खरीदने वाले हमारे लोग कितना है, मान लेते 30 लोग हैं, 30 लोग हैं। तो अगर आम का दाम है 50 रुपए केजी, तो 50 रुपए पर केजी है। आम का दाम यदि 50 रुपए पर केजी है, तो वहां पर अगर 50 को 80 भी कर देगा तो लोग खरीदेंगे, क्योंकि खरीदने वाले हमारा क्या है, ज्यादा है। तो वहां पर उसका वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उसका मूल्य हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन यही बात कर लेते हैं, हमारा 20 केजी आम है और यहाँ पर खरीदने के लिए 5 लोग हैं और इसका 50 रुपए केजी है, ठीक है। वहां पर अगर नहीं बिक रहा है तो इसके मूल्य को घटा के 50 से हमको क्या 40 भी कर सकता है, 30 भी कर सकता है, ठीक ना। वहां पर हमारा उसका खरीदने वाले उपयोगिता कम है। तो वही कह रहा है, किसी वस्तु का जो मूल्य है वह आर्थिक, उसके सौंदर्य पूर्वक हमारा क्या, उसके उपयोगिता के ऊपर निर्भर करता है। जैसे आर्थिक मूल्य, धातु, तेल, कोयले का क्रय विक्रय, क्रय का मतलब है खरीद बिक्री, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, मैथ में हम लोग पढ़ते थे। तो क्रय का मतलब खरीदना और विक्रय का मतलब बेचना। गैर आर्थिक मूल्य, सुंदर, मनोरम दृश्य, शुद्ध वायु, ये सब हमारा गैर आर्थिक मूल्य, इसका कोई हम मूल्य नहीं देना पड़ता है। क्या हम लोग वायु का कोई मूल्य देते हैं, नहीं मूल्य देते, ये सब हमारा नेचर में फ्री में उपलब्ध है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अब कह रहा है कि एक बात आपको समझने की है कि मुख्य बिंदु आपको याद रखना है, समय और तकनीक, टाइम एंड टेक्नोलॉजी ऐसे दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में बदल देते हैं। कितना अच्छी बात बतलाया गया है कि वर्तमान समय में हमें इतनी सारी टेक्नोलॉजी का आविष्कार क्यों हुआ, इतनी सारी हम लोग आगे भारत क्यों बढ़ रहा है, विश्व के प्रत्येक देश आगे क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि वह टाइम के अनुसार अपने आप को परिवर्तन कर रहा है। उसने टेक्नोलॉजी का निर्माण किया, किसका निर्माण किया, टेक्नोलॉजी का निर्माण किया, और टेक्नोलॉजी के निर्माण के बाद उसने पदार्थों को संसाधन में बदलने का, जैसे जापान देखो टेक्नोलॉजी में क्यों आगे है, क्योंकि टाइम से उसने सारे कामों को करता है, टेक्नोलॉजी का निर्माण किया। तो वही समय और तकनीक ऐसे दो कारक है जो संसाधनों को, जो पदार्थों को संसाधनों में क्या करते हैं, बदल देते हैं, क्या करते हैं, संसाधनों को में परिवर्तित कर देते हैं। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे कि जो संसाधन है, इस संसाधन का वर्गीकरण, संसाधनों का वर्गीकरण आपको कह रहा है कि संसाधन है उसका मेन क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण का मतलब होता है बांटना, किसी एक आधार मानकर उसके अलग अलग भागों में बांटने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग क्या है, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण कहते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लोग जीवों को बांटे, अगर मान लेते भोजन के आधार पर बांटे, उसके खाने पीने के आधार पर बांटे, तो हम शाकाहारी जीवों को अलग रखते हैं, सर्वाहारी जीवों को अलग रखते हैं, मांसाहारी जीवों को अलग रखते हैं। अगर मनुष्य के बांटे, अगर उसके जेंडर के आधार पर बांटे, उसके मेल के आधार अलग बांटते हैं, फीमेल को अलग बांटेंगे, न्यूट्रल जेंडर को अलग बांटेंगे। तो वह किसी एक आधार बना उसको मानकर और उसके अलग अलग भागों में जो बांटते हैं, वो बांटने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्लासिफिकेशन, उसी को हम क्या बोलेंगे, वर्गीकरण, क्या बोलेंगे। तो संसाधनों को मुख्यतः 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। जो हमारा रिसोर्सेस है, संसाधन है, उस संसाधन को 3 अलग अलग भागों में क्या किया गया है, विभाजित किया है। इसमें से पहला का नाम है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा का नाम है मानव निर्मित संसाधन और तीसरा का नाम है मानव संसाधन। आप देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधन को इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग नेचुरल रिसोर्सेस। प्राकृतिक संसाधन का मतलब जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है, ईश्वर के द्वारा प्राप्त होता है, गॉड के द्वारा प्राप्त होता है। इस प्रकार के जो संसाधन है तो हमारा कौन सा संसाधन कहलाते हैं, प्राकृतिक संसाधन। जैसे जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होता है, यानी हमें नेचर से प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है, नेचर से प्राप्त होता है, ये यू है ठीक ना, ये नेचर से प्राप्त होता है और बिना अधिक
संशोधन के उपयोग में लाए जा सकते हैं, उस प्रकार के हमें उसमें किसी प्रकार की संशोधन नहीं करना है। तो जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है उस प्रकार के संसाधन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संसाधन। जैसे हम बात करते हैं सूर्य, सनलाइट, ये हमारा किससे प्राप्त होता है, प्रकृति से। हम बात वायु एवं जल किससे प्राप्त होता है, ये हमें नेचर से प्राप्त होता है। मृदा और खनिज किससे प्राप्त होता है, प्रकृति से। जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संसाधन। अगर पूछेगा आपको प्राकृतिक संसाधन क्या है, तो ऐसा संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, प्राकृतिक, जैसे जीव जंतु, पेड़ पौधा, मिट्टी, जल, वायु, अग्नि, सभी सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन। दूसरा वही करके मानव निर्मित संसाधन, ह्यूमन मेड रिसोर्सेस, कि जब प्राकृतिक संसाधनों यानी पदार्थों को मूल रूप बदलकर उन्हें नया उपयोगी रूप दिया जाता है, तब उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मानव निर्मित संसाधन। यानी जो मानव के द्वारा तैयार किया जाता है, ह्यूमन के द्वारा तैयार किया जाता है, इस प्रकार के जो संसाधन होते हैं वो मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। जैसे सड़कें एवं पुल, ये सब हमारा क्या है, इसका मॉडिफाई किया जाता है, नया रूप दिया जाता है। मशीनें एवं वाहन, इसका भी नया मॉडिफाई किया जाता है। इमारतें एवं तकनीक, ये सब जो संसाधन ये मनुष्य पूर्ति करने का उसका नया रूप देकर उसके परिवर्तन करके बनाता है। तीसरा कह रहा है कि मानव संसाधन, मानव स्वयं सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, अपनी बुद्धि, ज्ञान और कौशल से नए संसाधन बनाते हैं। इस प्रकार के जो संसाधन है वो हमारा मानव संसाधन है। मानव एक प्रकार का संसाधन है। जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य में अपनी सारी ज्ञान को लगाता है, अपने दिमाग लगाता है। तकनीक कौशल में उत्पादन एवं श्रम काम, इन सभी चीजों में ये मनुष्य अपनी क्या करता है कि संसाधन के रूप में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। क्या करते हैं, कार्य करें। तो संसाधन का मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। प्राकृतिक संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, मानव निर्मित संसाधन जो हमें मानव के द्वारा तैयार किया जाता है, और मानव संसाधन जो हमारे मानव एक प्रशासन अपने कौशल का इस्तेमाल करके, ज्ञान बुद्धि का इस्तेमाल करके काम करता है। क्लियर। अब हम थोड़ा इससे आगे बढ़ेंगे, तो इससे आगे बढ़ने के हम लोग प्राकृतिक संसाधन, अब उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय। प्राकृतिक जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेस है वह 2 प्रकार के होता है, एक होता है हमारा नवीकरणीय, दूसरा होता है अनवीकरणीय। एक का नाम होता है रिन्यूएबल, दूसरा का नॉन रिन्यूएबल। मतलब नवीकरणीय रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल का मतलब अनवीकरणीय। तो प्राकृतिक संसाधन कितने भागों में बांटेगा, 2 भागों में। एक का नाम होता है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा का होता है अनवीकरणीय संसाधन। आपको बहुत आसान तरीका है याद करने का। नवीकरणीय मतलब जिसको हम लोग पुनः पूर्ति कर सकते हैं, और नवीकरणीय का मतलब जिसको पुनः पूर्ति नहीं कर सकते हैं, अर्थात जिसको पुनः प्रोडक्शन कर सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं बहुत कम समय में। लेकिन अनवीकरणीय का मतलब जिसको पूरा प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग पहले देखेंगे नवीकरणीय। वे संसाधन जो शीघ्रता का मतलब जल्दी, शीघ्रता का मतलब जल्दी से नवीकृत या पुनः पूरित हो जाते हैं। इनकी आपूर्ति असीमित है, मतलब सीमित नहीं, अनंत है। जितना यूज करना है यूज कीजिए, लेकिन ये जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। जैसे हम बात करते हैं सौर ऊर्जा, सूर्य से हमको निरंतर ऊर्जा मिलता है। काफी 10 मिलियन वर्ष पहले से हमको आते ऊर्जा मिलते हैं, सनलाइट प्राप्त होता है। क्या अभी तक खत्म होगा, नहीं हुआ है, आने वाले भविष्य में जल्दी भी नहीं खत्म होगा। ये हमारा किस प्रकार का संसाधन, नवीकरणीय। पवन ऊर्जा, हवा से हम लोग जो बिजली तैयार करते हैं, ये जब तक हवा रहेगा तब तक हमें खत्म नहीं होगा बिजली। तो पवन ऊर्जा हम पवन चक्की लगा के जो हवा को उसको विद्युत में कन्वर्ट करते हैं, ये हमारा किस प्रकार के संसाधन है, नवीकरणीय। हम लोग बात करते हैं वन, जल एवं वन। असीमित किंतु लापरवाही से उपयोग करने पर यह संकट संभव है। मतलब जो जल है और वन है यह भी एक प्रकार की हमारा असीमित है, यह नवीकरणीय संसाधन है। लेकिन जब इसका दुरुपयोग करेंगे, सही तरीका से विवेकपूर्ण इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, लापरवाही करेंगे, तो उस स्थिति में क्या होगा, ये जो संसाधन है, ये संसाधन हमारे जीवन पर संकट डाल सकता है। संकट डालेगा कब, जब ये हमारा धीरे धीरे क्या होने लगा, समाप्त होने लगा। तो समाप्त होने के क्रम में हम अनेक प्रकार की समस्या को क्रिएट करेगा, समस्या उत्पन्न कर सकती है हम। तो जब भी पर्यावरण के अनुकूल एवं प्रदूषण रहित होता है, ये जो संसाधन है या पर्यावरण में अनुकूल प्रदूषण को नहीं, पोल्यूशन को हमारा क्या करता है, नहीं फैलाता है। या हमारे पर्यावरण में हमारा पोल्यूशन को क्या करता है, नहीं फैलाने का काम करता है। ये पोल्यूशन को क्या करता है, नहीं फैलाता है। इस प्रकार के संसाधन। वही दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं, दूसरा जो टैप है हमारा, उसका नाम है अनवीकरणीय संसाधन। वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है, एक बार समाप्त हो जाने पर हजारों वर्ष लग जाते हैं। कहने का मतलब जिसका भंडार हमारा लिमिट है, यदि ये संसाधन अगर एक बार हमारा समाप्त हो जाता है तो इसके निर्माण में हमारा हजारों वर्ष लग सकता है, इससे भी ज्यादा लग सकता है। ये एक अनुमान बतलाएगा कि इतना से ज्यादा समय लगेगा, इतना अनुमान है। इस प्रकार का जो संसाधन है
वो हमारा किस प्रकार का हुआ, और नवीकरणीय। जैसे हम लोग कोयला की बात करते हैं, कोयला एक प्राकृतिक सीमित संसाधन है, अगर ये खत्म हो गया तो ये निर्माण होने में काफी लंबे समय लग सकता है। उसके बाद हम लोग पेट्रोलियम की बात करते हैं, ये अत्यधिक खपत से समाप्त होने वाला कागार पर है, और प्राकृतिक गैस नेचुरल गैस की बात की सीमित मात्रा में उपलब्ध है। तो इन सभी संसाधनों का यदि विवेकपूर्ण नहीं करेंगे, इस्तेमाल नहीं करेंगे सावधानीपूर्वक, तो आने वाले समय में ये जल्दी समाप्त हो जाएगा, और जल्दी समाप्त होने के बाद इसका निर्माण करना हमारा काफी जटिल प्रक्रिया, जो निर्माण में काफी लंबे समय लग सकता है। अत्यधिक दोहन से भविष्य में संकट उत्पन्न हो सकता है। अगर हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, अत्यधिक दोहन करेंगे, आवश्यकता से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, विवेकपूर्ण तरीका इस्तेमाल करेंगे, लापरवाही से इस्तेमाल करेंगे, तो ये आने वाला हमारा फ्यूचर में, आने वाले भविष्य में ये धीरे धीरे क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। समाप्त हो जाए तो मानव जीवन पर कहते अधिक प्रभाव डालेगा। क्लियर। उसके बाद हम लोग तो आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ने का मतलब देखिए अन्य आधार पर वर्गीकरण, जो अदर क्लासिफिकेशन, अब संसाधन है उसको कुछ अलग आधार पर वर्गीकरण किया गया है। पहला किया गया उत्पत्ति के आधार पर, बाय ओरिजिन के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों कितने वर्गों में बांटा गया है, 2 भागों में। एक क्या होता है बायोटिक, दूसरा होता है एबायोटिक, यानी हिंदी में बोलेंगे जैव संसाधन और अजैव संसाधन। नाम से स्पष्ट है, यानी बायोटिक संसाधन, बायोटिक संसाधन का मतलब होता है कि जिसमें हमारा क्या होता है, लाइफ होता है, जिसमें हमारा क्या होता है, लाइफ होता है, यानी जिसमें हमारा क्या लाइफ होता है उसको हम लोग बायोटिक बोलेंगे। ए बायोटिक का मतलब होता है जिसमें हमारा क्या हो, लाइफ, नो लाइफ होता है, नो लाइफ हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अबायोटिक। नहीं, तो जिनमें जीवन पाया जाता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जैव संसाधन। जैव का मतलब होता है जीवन, जिसमें लाइफ पाया जाता है, जीवन यापन करता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बायोटिक संसाधन। जैसे हम बात के मनुष्य की बात कर लिए, वनस्पति की बात कर लिए, पशु की बात कर लिए, ये सब जो संसाधन है ये हमारा बायोटिक संसाधन, इसमें जीवन होता है, लाइफ होता है, वो जीवन यापन करता है। दूसरा होता है एबायोटिक, जिसमें हमारा जीवन जो निर्जीव होता है, अर्थात जिसमें हमारा लाइफ नहीं होता है, उसके हम लोग एबायोटिक। जैसे हम लोग चट्टान की बात कर ले, हवा मिट्टी की बात कर ले, तो ये सब जो संसाधन है, इन संसाधन हमारा क्या एबायोटिक संसाधन, इसमें कोई किसी प्रकार की लाइफ नहीं होता है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक का नाम हो गया है हमारा कौन सा संसाधन, बायोटिक संसाधन, दूसरा का नाम होगा एबायोटिक संसाधन। बायोटिक मतलब जिसमें लाइफ होता है उसे बायोटिक बोलेंगे, जिसमें लाइफ नहीं होता है एबायोटिक होता है। अब विकास में उपयोग के आधार पर जो संसाधन है उसको भी 2 वर्गों में बांटा गया है। दूसरा का, पहला का नाम है वास्तविक संसाधन, दूसरा का संभाव्य संसाधन। वास्तविक मतलब जिसकी मात्रा ज्ञात हो और वर्तमान में उपयोग में किया जा रहा है, वह संसाधन हमारा क्या है, वास्तविक संसाधन, यानी उसका मात्रा हमको पता है और उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं, इस प्रकार के जो संसाधन होते हैं वो हमारा क्या, वास्तविक संसाधन। जैसे जर्मनी में कोयला, महाराष्ट्र में काली मिट्टी, ये सब जो संसाधन होता है वो हमारा वास्तविक संसाधन हुआ। संभाव्य संसाधन जिसकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो और भविष्य में उपयोग किया जा सकता है, जैसे लद्दाख में यूरेनियम, संभावना लगाया जा सकता है कि वहां पर जो संसाधन है लद्दाख में या फिर किसी अदर स्थान पर, वो जो संसाधन है उस संसाधन को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जिससे हम लोग लद्दाख में यूरेनियम, इसको संभावना लगाया जा रहा है कि इसका इस्तेमाल हम लोग क्या कर सकते हैं, आने वाले समय में कर सकते हैं। इस प्रकार के जो संसाधन होता है वो हमारा क्या है, संभाव्य संसाधन। फिर संसाधन का संरक्षण एवं सतत पोषणीय विकास के बारे में हम लोग करेंगे, मैंने संसाधन का बचाव कैसे करना है और सतत पोषणीय विकास कहलाता है। मतलब संसाधनों का संरक्षण, रिसोर्सेस ऑफ कंजर्वेशन, संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकृत होने के पर्याप्त समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। मतलब संसाधनों को सही तरीका से इस्तेमाल करना, विवेकपूर्ण करना और उससे समाप्त होने से बचाना, इन सभी चीजों को जो प्रक्रिया होती है, बचाव की प्रक्रिया होती है, उसी को हम लोग बोले संसाधन का संरक्षण, यानी रिसोर्सेस कंजर्वेशन बोलेंगे। क्या बोले, संसाधन संरक्षण के। संसाधन संरक्षण का मतलब होता है बचाव, तो संसाधन को जो बचाव होता है उसके बचा कर रखना होता है, उसी को हम लोग संसाधन संरक्षण कहेंगे। अब होता है सतत पोषणीय विकास, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता है और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ये इसको आप याद कर लेना है, पूछेगा ये, ठीक ना, कि सतत पोषणीय विकास क्या है। तो संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता है, हम लोग पता है कि संसाधनों के बिना हम लोग जीवन यापन करना मुश्किल है, तो संसाधनों का इस्तेमाल करना है और साथ ही उसमें भविष्य के लिए उसको संतुलन बनाए रखना है ताकि आने वाले जनरेशन भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सभी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, बचाए संतुलन बनाए रखने जो प्रक्रिया हो तो उसी के हम सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय मतलब लगातार उसको विकास करते जाना, कंटिन्यूटी करना, बना कर रखना। हम अब इसके लिए हम लोग संरक्षण के लिए तीन स्वर्ग नियम यानी 3 RS का हम लोग कंजर्वेशन ऑफ 3 RS
ऑफ कंजर्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। पहला, कम उपयोग मतलब रिड्यूज करेंगे। आवश्यकता अनुसार ही संसाधनों का उपयोग करें। अगर आवश्यकता नहीं है तो संसाधनों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए हम फैन चल रहा है, हमको आवश्यकता यहाँ पर नहीं है तो फैन नहीं चल, बंद कर देंगे। पानी की आवश्यकता नहीं, नल बंद करके छोड़ देंगे। लेकिन लोग क्या करते हैं, पानी की आवश्यकता है नहीं है फिर भी नल चालू कर देता है, बिजली की आवश्यकता नहीं फिर पंखा चलाकर छोड़ देता है। इस संसाधन का दोहन हुआ। तो संसाधनों का पहला यूज आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल करेंगे, आवश्यकता नहीं तो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरा क्या, पुनः यूज, रीयूज। वस्तुओं को फेंकने से पहले पुनः इस्तेमाल करें। जैसे पॉलीथीन आया, खरीद के लाए हम लोग, एक बार इस्तेमाल कर लिए हैं, अगर इस्तेमाल करने होगा तो फिर उसी से हम संभालें। लेकिन लोग क्या करते हैं, एक बार पॉलीथीन लाया फेंक दिया, बोतल पानी पिया फिर फेंक दिया। तो हम उसको क्या करें, यूज कर सकते हैं, दोबारा यूज कर सकते हैं उसके बोतल को। बहुत सारे ऐसे संसाधन जिसको बहुत सारा हम लोग दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद पुनः चक्रण, रिसाइकल करना, कचरे और धातुओं से रिसाइकल करके नया रूप देना। मतलब उसको अगर आवश्यकता, जैसे पेपर है, पेपर को हम करेंगे फिर रिसाइकल होकर चलेगा, बोतल को दे देंगे, कबाड़ी वाले को ले जाएगा फिर रिसाइकल करके दे जाएगा। इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे संसाधन है जिसको हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं, पुनः चक्रण कर सकते हैं। ये था पूरा हमारा संसाधन के बारे में। जितने भी हमारा ये चैप्टर हुआ है, मतलब इस चैप्टर में जो अपना पहला हम लोग संसाधन के बारे में पढ़े हैं, तो इन संसाधनों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, काफी विस्तृत तरीका से अध्ययन किए हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस जो जितना हमने अभी बतलाए हैं, इससे अगर क्वेश्चन आपको कहीं एग्जाम में आया तो आप इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो सब्जेक्टिव हो या फिर ऑब्जेक्टिव के रूप में हो। तो इससे क्वेश्चन आएगा तो आप नहीं छोड़ेंगे। फिर हम लोग मिलते हैं इसके बाद नए वीडियो के साथ। तब तक अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर अगले क्लास में हम लोग लेकर आएंगे इससे अगला टॉपिक के बारे में। यदि आप हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर दिए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और अपना कमेंट इस प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कितना समझ में आया। इन चीजों के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।